अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आप और मैं मिलकर यहाँ पे पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10th। हम जिस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा केमिस्ट्री का बुक 10th का फर्स्ट चैप्टर, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, बोर कर देती है केमिस्ट्री, समझ तो कुछ आती नहीं कि हो क्या रहा है। और केमिस्ट्री हमें इतना बोर कर देती है कि भाई हमें तो ये सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है। केमिस्ट्री को जब भी आप मुश्किल से लेके चलेंगे ना तो वाकई ये आपके लिए मुश्किल बन भी जाएगी। हमने जब केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमने चलना है केमिस्ट्री से दोस्ती करके। आपने दोस्ती इस तरह से करनी है कि हर चीज़ को कोशिश करें कि साथ साथ समझें। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत आराम से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर चलेंगे और फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे। आपने केमिस्ट्री को गौर से सुनना है और साथ ही कोशिश करनी है कि आपको उसी वक्त वो चीज़ समझ आ जाए। जब समझ आ जाएगी तो क्या चीज़ आसान और क्या मुश्किल, फिर हमारी केमिस्ट्री से दोस्ती भी हो जाएगी। दोस्ती करने की तरफ ये जो पहला कदम हमने आज पढ़ाना है उस पर चलते हैं और हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की, जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब रिएक्शंस, केमिस्ट्री के बारे में जब बात हो और आपके जहन में फौरी रिएक्शंस आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो थोड़ा सा मैं आपको रिएक्शन समझा देती हूँ। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल रिएक्शंस वो होते हैं कि जिनके अंदर प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या चीज़ होते हैं मिस, आपने वो तो बताया ही नहीं। रिएक्टेंट बेटा कोई भी चीज़ होगी जो रिएक्ट कर रही है, जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है। कोई भी चीज़ जब रिएक्ट करेगी, प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी, तो वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर लें, साथ आप शुगर ले लें और शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करें, तो मैं कह देती हूँ कि आपके जो वाटर और शुगर हैं ये हैं आपके रिएक्टेंट्स। शुगर डिजोल्व होने के बाद जो मिक्सचर आपको नजर आ रहा होगा ना, थोड़ा सा वाइट वाइट सा, वो है आपका प्रोडक्ट। और इस तरह आपको पता लग गया कि रिएक्टेंट्स वो चीज़ होते हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं किसी भी तरह रिएक्ट करके। इसको कहते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन ज़रूरी नहीं कि केमिकल रिएक्शंस ही हो जिनको पढ़ के हमारा दिमाग बस थक जाता है। रिएक्शन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें कोई भी फॉर्म का चेंज आ रहा है या कोई चेंज ऐसा आ रहा है ना कि जिसके बाद पहले वो चीज़ और थी, बाद में वो चीज़ और होगी, उसको आपने रिएक्शन कह देना है। तो रिएक्शन तो इस तरह पे सारे के सारे रिएक्शंस हो जाएंगे। तो फिजिकल रिएक्शंस बेटा वो होते हैं कि जिसमें जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर लेते हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उनकी क्वालिटी चेंज नहीं होती, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको मैंने लेमन दिया और आपने लेमन को स्लाइसेस में कट कर दिया। लेमन दिया जब मैंने आपको, वो पूरा लेमन था और वो आपका रिएक्टेंट था। स्लाइसेस में कट करने के बाद मैंने कह दिया ये प्रोसेस हो गया, रिएक्शन हो गया, यहाँ पे आपके पास स्लाइसेस आ गई हैं। तो ये स्लाइसेस आपका प्रोडक्ट है, लेकिन आप देखें ये तो वही चीज़ है ना, लेमन भी वही चीज़ था, आगे उसकी स्लाइसेस भी वही चीज़ है। तो ऐसे ही होता है फिजिकल रिएक्शंस में। फिजिकल रिएक्शंस में कभी भी आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस क्या चीज़ होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस बेटा वो होते हैं जिसमें आपके कुछ केमिकल्स ने या कुछ चीज़ों ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स बनाए। अब प्रोडक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी वुड बर्निंग की। वुड, लकड़ी, लकड़ी जब जलती है बेटा, जब उसको आग लग जाती है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो आग तब तक जलती रहती है जब तक कि वुड को ख़त्म करके एशेज़ में कन्वर्ट ना करते। एशेज़ में कन्वर्ट होने के बाद अब आप मुझे बताएं कि क्या वुड और इन एशेज़ में फ़र्क नहीं है। वुड और चीज़ थी, लकड़ी और चीज़ थी, ये जो अब राख है, जो एशेज़ हैं, ये और चीज़ है। तो इसी को हम कहते हैं कि अब ये केमिकल रिएक्शन हो गया क्योंकि प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। आपकी वुड और चीज़ थी और आपका जो एशेज़ हैं ये और चीज़ है। केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी रिएक्शंस बताऊंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते किस तरह है। बस रिएक्शन से घबराना नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, उनको समझ के चलना है हम लोगों ने। अब होता क्या है कि केमिकल रिएक्शंस जब प्रोसीड करते हैं तो वुड बर्निंग की आपने एग्जाम्पल ली, एशेज़ को कन्वर्ट करके दिखाएं मुझे वुड में, कभी भी नहीं कर सकते आप। इन एशेज़ को आप वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप कहेंगे मिस आप ये किस तरह की बात कर रही हैं, एशेज़ को क्यों कन्वर्ट करना है वुड में, क्यों करना है, आखिर वजह क्या है। तो बेटा केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या होता है, वो रिएक्शंस प्रोडक्ट्स तो बनाते हैं लेकिन वही प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स भी बना देते हैं।
इस पे घबराना नहीं, हम और भी बात करेंगे, बस अभी ये बात समझ लो कि वही प्रोडक्ट्स टूटेंगे और रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। मतलब जो चीज़ स्टार्ट में थी वो वापस से बन जाएगी। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स का मतलब वो वापस से उसी साइड पे चले जाते हैं जिधर रिएक्टेंट्स मौजूद थे। आपको जिस तरह ये केमिकल इक्वेशन नजर आ रही है, केमिकल इक्वेशन के हमेशा लेफ्ट साइड पे आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पे आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इन रिएक्टेंट्स की तरफ क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वापस जा रहा है, प्रोडक्ट्स टूट रहे हैं, रिएक्टेंट्स की तरफ वापस जा रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये वो रिएक्शन है जो रिवर्स हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस हैं, वुड बर्निंग का रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल रिएक्शन, थोड़ी सी इंग्लिश डाल रहे हैं हम केमिस्ट्री में बस, वो रिएक्शन जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिसमें रिएक्टेंट दोबारा नहीं बना सकते, वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेमन को कट किया, इजी सी एग्जांपल है। क्या लेमन की स्लाइसिस को वापस पूरे लेमन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं? जोड़ें उसको, वो कभी भी उस तरह पूरा लेमन बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। और साथ ही साथ जिन रिएक्शंस को आप रिवर्स कर सकते हैं उनको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसकी एग्जांपल हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक क्वालिटी होती है कि थोड़े ही टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम पे, बैलेंस पे चले जाते हैं। तो रिएक्शन प्रोसीड हुआ, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स में आए। इस इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस स्टेट पे चला गया। इस पे भी हमने मजीद अभी बात करनी है, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी केमिस्ट्री से। इक्विलिब्रियम स्टेट पे हर रिएक्शन जाएगा बेटा, ये बात आपने याद रखनी है। अब ऐसे भी रिएक्शंस हैं, नेचर में ऐसे रिएक्शंस मौजूद हैं जो इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। हम केमिकल इक्विलिब्रियम को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ बेटा आपने याद रखनी है केमिस्ट्री में, कभी भी ऐसे नहीं होता कि कोई चीज़ अचानक से लेबोरेटरी में बैठे बैठे किसी केमिस्ट ने डिस्कवर कर ली, किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर ली। आपकी चीज़ें हमेशा नेचर में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, नेचर में वो चीज़ें होती हैं, उनको देखा जाता है, फिर उसके बाद इंसान की क्योंकि अकल इतनी है, समझबूझ इतनी है कि उसको अता क्योंकि की गई है, तो उस पर आगे वो देखता है, समझता है और फिर और रिजल्ट्स अपने निकालने शुरू कर देता है। हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, और हम ये बात कर रहे हैं कि नेचर में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से एग्जिस्ट करता है। बेटा नेचर में इक्विलिब्रियम ऐसे एग्जिस्ट करता है कि आपके नेचर में फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस हो रहा है, और वो प्रोसेस सिर्फ हो रहा है, आपको याद आ गया होगा ना फोटोसिंथेसिस कहाँ पढ़ा था? 9th में पढ़ा था हमने। फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि प्लांट अपना फूड बना रहा है। अब ये तो आप कहेंगे मिस ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स के अंदर हो रही है, इसका क्या ताल्लुक, इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, रिवर्स किधर चला गया, क्या ताल्लुक इन दोनों चीज़ों का? तो बेटा हम जो रेस्पायर करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, ये रिएक्शन क्या कहलाता है? हमारा ब्रीदिंग का रेस्पायरेशन। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करके अपना फूड बनाते हैं, मतलब क्या कि उनको ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। प्लांट्स को बेटा ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड आती किधर से है? हम सांस लेते हैं जब, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑक्सीजन तो हमारे काम की चीज़ है ना, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सहेल हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो काम की नहीं होती। तो बाय प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे काम का ही नहीं ना, हमें तो सांस लेने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप और मैं एक्सहेल करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। तो प्लांट्स ने वही कार्बन डाइऑक्साइड करनी है यूज़, और प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर कर लेना है। हमें ह्यूमंस को ज़रूरत पड़ गई ऑक्सीजन की, प्लांट्स को ज़रूरत पड़ गई कार्बन डाइऑक्साइड की। इस तरह से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। ये बात याद रखनी है कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रहता है, बैलेंस पे रहता है, इक्विलिब्रियम पे रहता है। हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देंगे। प्लांट्स जब अपना फोटोसिंथेसाइज करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन एक्सहेल कर देंगे। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है और प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह प्लांट्स का जो बाय प्रोडक्ट है वो हमारे काम आ जाएगा, और हमारा जो बाय प्रोडक्ट है वो चला जाएगा प्लांट्स के पास। ऐसे करके आपके जो नेचर है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा होता है। अब आपने एक और चीज़ देखी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड खत्म नहीं हो रही, नेचर में उनका जो लेवल है वो मेंटेन हो रहा है, वो एक ही लेवल है जो जा रहा है, जो हर वक्त एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि एक क्वालिटी याद रख लो बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शंस आपके कभी भी रुकते नहीं हैं।
वो कंटिन्यू हो रहे होते हैं, लेकिन कंटिन्यू इस तरह हो रहे होते हैं कि कभी भी ना रिएक्टेंट कम होता है ना प्रोडक्ट कम होता है। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन में कमी नहीं आती, ऑक्सीजन का लेवल इन्वायरमेंट में मेंटेन रहता है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की कभी भी कमी नहीं आती, जितनी प्लांट्स को ज़रूरत है उतना रहता है। ना तो आपको इन्वायरमेंट में एकदम से ऑक्सीजन बढ़ती नज़र आएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का लेवल मेंटेन हो जाएगा। रिएक्शन फिर भी हो रहा है, हम भी सांस ले रहे हैं, प्लांट्स भी अपना फूड बना रहे हैं, रिएक्शन नहीं रुक रहा। तो आपने क्या याद कर लिया कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं, दे नेवर स्टॉप, वो होते रहते हैं। बस उनका जो चेंज होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि ओह अच्छा प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो किसी एक स्टेट पे जाके कांस्टेंट हो जाते हैं। सारी बातें हम करेंगे, डिटेल में करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ भी आ जाएगी। तो ये वो चीज़ है कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। ऑन लैंड बात की ना, लाइफ ऑन लैंड, अब बात करते हैं लाइफ इन लेक वाटर। पानी के अंदर भी तो रहते हैं कुछ जानदार एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। पानी के अंदर भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ऐसा ही मेलजोल है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है एक्वेटिक एनिमल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है एक्वेटिक प्लांट्स को। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाते कहाँ से हैं पानी के अंदर? डिजॉल्व्ड गैसेस का एक फिनोमिना आता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या डिजॉल्व्ड गैसेस। क्या होता है कि आपकी हवा जब चलती है ना, एयर जो आपकी ज़मीन पे चल रही होती है, एयर के अंदर ये सारी की सारी गैसेस मौजूद होती हैं। अब हवा चलेगी तो पानी के अंदर इनमें से कुछ गैसेस जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगी। हवा में से अगर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई है पानी के अंदर तो किसके काम आएगी? एक्वेटिक एनिमल्स के, उन्होंने भी तो रेस्पायर करना है। एनिमल्स को रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ह्यूमंस को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो ऑक्सीजन आई वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी जो हवा की तरफ से चली, सबसे पहली बात। दूसरी बात बेटा ये कि और गैसेस कहाँ से आती हैं? पानी के अंदर भी प्लांट्स मौजूद हैं जो फोटोसिंथेसाइज करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करेंगे, वो प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन कर देंगे वो एक्सहेल। वही ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ कर लेंगे। तो प्लांट्स को ज़रूरत थी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? आप फिर से ज़रा गौर से देखिएगा। पहले तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नेचर में से आ गई, हवा चली, पानी में डिज़ोल्व हो गई ये दोनों। दूसरी चीज़ क्या हुई कि हम जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्होंने जब रेस्पायर किया, ऑक्सीजन इनहेल की, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दी। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब एक्वेटिक प्लांट्स ले लेंगे और एक्वेटिक प्लांट्स जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे तो वो करेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और ऑक्सीजन अपने अंदर से निकाल देंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स भी शेयर कर रहे हैं और ऐसे इन गैसेस का लेवल मेंटेन रहता है। अब रिएक्शंस कोई ऐसी बात तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन एकदम से गायब हो जाएगी या आ जाएगी, या कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाएगी और अचानक से नमूदार हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है बेटा। ये सारे के सारे जो गैसियस कंपोनेंट्स हैं जो एयर में मौजूद हैं ये कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ये रिएक्शंस होते रहते हैं, आप और मैं सांस ले रहे हैं लेकिन हमें कोई ऐसा डिफरेंट चेंज तो महसूस नहीं हो रहा ना, सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे ऑलरेडी है। प्लांट्स भी अपना फूड बना रहे हैं, कुछ आपको डिफरेंस महसूस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें एक बैलेंस में चल रही हैं, नेचर की तरफ से ये बैलेंस आता है। नेचर ने क्योंकि एक बैलेंस दिया हुआ है लैंड पे मौजूद एनिमल्स और प्लांट्स को, साथ साथ इक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को, तो उस बैलेंस की वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। और फिर केमिस्ट को और साइंटिस्ट को पता चल गया कि ठीक है, जो आपके रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये होते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, और ये एक टाइम के बाद किसी बैलेंस पे चले जाते हैं जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मेरे प्यारे केमिस्ट, आप सबको समझ आई कि किस तरह से हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की। बेटा ये नेचर की दो एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि क्या हो रहा है नेचर में, कैसे यूज़ हो रहे हैं और कैसे आगे ये मज़ीद रिएक्शंस चलेंगे। ये वाले आपने दो याद रख लेने हैं और साथ ही साथ आपने इस बात को भी याद रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन रुकते नहीं हैं। हम जब नेक्स्ट लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे तो हम इसी बात को लेकर चलेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर स्टॉप। इस बात को मेरे बेटा आपने भूलना नहीं है, और बाकी जो हमने एग्जांपल्स याद किए हैं उसको भी अपने माइंड में रखिएगा। तो इस तरह से हमने बात की है कि रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है और नेचर में ये सब चीज़ें किस तरह एग्जिस्ट कर रही हैं। तो सुनिए, आपने आज की बातें कैसी लगी?
मुश्किल तो नहीं लगी ना? केमिस्ट्री आपने देखा इतनी मुश्किल और इतनी डरने वाली चीज़ नहीं है। बस आपने बेटा स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझना है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है और कोशिश करनी है कि एट अ टाइम जिस चीज़ को समझ रहे हैं, वो आपको कंप्लीटली समझ आनी चाहिए। जब तक एक चीज़ समझ ना आए दूसरे की तरफ मत जाएँ, रुक जाएँ, अपने आप को ब्रेक दें, जहाँ पे बस हो जाए वहाँ रुक जाया करें। दोबारा लेक्चर को सुनें, फिर समझने की कोशिश करें और जब पूरी तरह समझ आ जाए फिर जाएँ आगे। केमिस्ट्री से डरना नहीं है, आप डरे बगैर इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी समझ आएगी। हम मज़ीद भी बात करेंगे अपने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, लेकिन आज के लिए इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।